हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन वॉइस रॉय पार्ट नंबर 2 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो किया था उसके अंदर हमने लॉर्ड हार्डिंग तक पढ़ लिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कैपिटल को कलकत्ता टू दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो वॉइस रॉय के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड भाई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट में उनको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम उन पॉइंट्स को ईजिली लिख लेते हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर रहेगा वो रहेगा भाई कि इन्हीं के टाइम पे लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट इन 1916 बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट in 1916 between कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी, यानी कांग्रेस का समझौता हो गया था भाई। जो दो पार्ट में कांग्रेस पहले दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, और जो आपकी मुस्लिम लीग है वो भी इनसे सेपरेट चल रही थी। लेकिन 1916 के अंदर जो लखनऊ के अंदर सेशन होता है, लखनऊ के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है चेम्सफोर्ड के टाइम पे, जिसके अंदर ये कंबाइंड रूप से इकट्ठे होकर वापस आते हैं भाई, ठीक है। किस किस के बीच में लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ? कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ये इकट्ठे वापस आए, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता कहते हैं इसको। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही बेटा याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे ही होम रूल लीग मूवमेंट आया। होम रूल लीग इन 1916 इंडिया के अंदर होम रूल लीग की डिमांड की गई 1916 में। किस किस के द्वारा भाई? तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इससे पहले एक स्लोगन भी दिया था, दैट स्वराज इज माई बाय बर्थ राइट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे, एंड एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन भाई जो कांग्रेस की हेड बनी थी, ठीक है। कांग्रेस के किसी सेशन की हेड बनने वाली फर्स्ट वुमेन कौन थी? एनी बेसेंट, आयरिश वुमेन थी ये। होम रूल लीग का एजेंडा क्या था? होम रूल लीग का टारगेट क्या था भाई? कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाए। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कराना, यानी डोमिनियन स्टेटस का मतलब है दोहरा दर्जा प्राप्त कराना ही टारगेट था। डोमिनियन स्टेटस की मांग करने वाला कमीशन कौन सा था? होम रूल लीग में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। चेम्सफोर्ड के टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वाइसराय थे, गांधी रिटर्न्स टू इंडिया, गांधी भारत लौट आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे, ठीक है। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेटेड डे भी मनाया जाता है अभी 9 जन को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ना जो महात्मा गांधी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि उनके टाइम पे जो हमने सेशन पढ़ने हैं कि उनके टाइम पे जो उन्होंने सत्याग्रह किए थे वो कहाँ कहाँ पे थे। सत्याग्रह क्या होता है भाई? वो महात्मा गांधी अपनी ट्रुथ के लिए जो चलाते थे, जो भी विद्रोह चलाते थे ट्रुथ के लिए, जो भी अपना मूवमेंट स्टार्ट करते थे, विद्रोह गलत है अभी, मूवमेंट जो स्टार्ट करते थे उन्हें बोला जाता था सत्याग्रह। ट्रुथ के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया, केक, चंपारण सत्याग्रह 1917, ए से अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर मील वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। अहमदाबाद मील वर्कर्स स्ट्राइक भाई, ठीक है। वो अपनी प्रमोशन चाहते थे, वो इंक्रीमेंट चाहते थे अपनी सैलरी के अंदर, तो 35% तक इंक्रीमेंट दिलाया था अहमदाबाद मिल वर्कर्स को। चंपारण के अंदर इंडिगो से रिलेटेड जो 3 काठिया पत्ती थी वहाँ पे, कि 20 एकड़ ज़मीन में से 3 एकड़ ज़मीन पे इंडिगो नील की खेती करनी कंपलसरी थी, उसको मुक्त कराया था भाई महात्मा गांधी ने। तो इंडिगो से रिलेटेड जो था वो चंपारण सत्याग्रह। एक वीडियो के अंदर बेटा मैंने इनको कंप्लीट भी बता रखा है कि चंपारण सत्याग्रह है जो आपका
अहमदाबाद मिल वर्कर्स वाला है। और ये तीसरा कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ आप सिर्फ इसके पॉइंट याद रख लीजिए कि इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनको मैंने कंप्लीट भी एक्सप्लेन कर रखा है। ये दोनों 1918 में थे और ये 1917 के अंदर था, ये 1917 के अंदर हुआ था। मैंने इसको कंप्लीट आपके लिए एक्सप्लेन कर रखा है एक वीडियो के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे बात करेंगे कि चेम्सफोर्ड के टाइम पे और कौन कौन सी घटना हुई थी इंपॉर्टेंट। सैडलर कमीशन फॉर एजुकेशन, सैडलर कमीशन फॉर एजुकेशन, ये कब आया था, ये भी 1917 के अंदर आया था। 1917 के अंदर सैडलर आयोग आया भाई, सैडलर कमीशन आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका क्या टारगेट था, सैडलर कमीशन का क्या पर्पस था भाई। सैडलर कमीशन ने बोला कि जो आपकी हायर एजुकेशन होती है 12th के बाद जो ग्रेजुएशन है उसको 3 साल के लिए करने का पर्पस रखा था। सबसे पहले 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन को कितने साल के लिए रखने का पर्पस रखा भाई, 3 साल के लिए, ठीक है। स्नातक को 3 वर्षीय बनाने का प्रयास किया गया, कौन से आयोग के बाद, सैडलर कमीशन। अब इसी कमीशन में बोला गया जो टीचर्स इंडिया के अंदर मिल रहे हैं उनकी अच्छे से ट्रेनिंग कराई जाए, ट्रेनिंग के लिए बोला गया। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट इन एजुकेशन, ये सारे के सारे किस कमीशन के अंदर थे, सैडलर। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है सैडलर कमीशन फॉर एजुकेशन कब आया था, 1917 के अंदर आया था। मेन पर्पज क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट भाई, टीचर के लिए ट्रेनिंग सेशंस लाना। इसके अलावा क्या था कि 12th के बाद हायर एजुकेशन के बाद जो आपकी ग्रेजुएशन हो कितने साल की होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए, 3 इयर्स के लिए। ये भी किस में बोला गया था, ये भी सैडलर कमीशन के अंदर बोला गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये भी याद रखिएगा। इसी के टाइम पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और खिलाफत मूवमेंट भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे भाई, मॉन्टेग्यू इंडियन सेक्रेटरी हैं, ब्रिटेन के अंदर इंडियन सेक्रेटरी हैं। और ये कौन है, ये आपके वाइस रॉय हैं। चेम्सफोर्ड का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन है, चेम्सफोर्ड वाइस रॉय। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 आया था जिसके अंदर कम्युनल सेपरेशन के तहत सिख क्रिश्चियंस को भी, पहले 1909 के एक्ट में तो क्या था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन था भाई। कम्युनल सेपरेशन किसके लिए दिया गया था, मुस्लिम के लिए, 1909 वाला मार्लियामेंटो एक्ट में। लेकिन 1909 वाले एक्ट में सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इनके लिए भी कम्युनल सेपरेशन, अलग से इलेक्शन का प्रोविजन कर दिया गया था। कौन से एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। इनके टाइम पे काफ़ी सारे कमीशन आए हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1919, 1919 का रोलेट एक्ट भाई। इसे ब्लैक लॉ, काले कानून के नाम से जाना जाता है भाई, ब्लैक लॉ बोलते हैं। क्यों, इसके तहत ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको परमिशन दे दी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये परमिशन दी गई कि आप किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते हो, उस पर बिना मुकदमा चलाए भाई, उस पर केस नहीं चल रहा होगा उस टाइम पे भी आप उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल सकते हो, बिना मुकदमा चलाए आप उसको जेल के अंदर डाल सकते हो। अगर उस पर कोई केस फायर नहीं हुआ होगा, कोई जब तक उसको कैदी भी नहीं माना गया होगा, बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर डालने का प्रोविज़न किया गया। किसके अंदर किया गया था, रोलेट एक्ट 1919, ब्लैक लॉ बोला गया इसको, ठीक है। इसको काले कानून के नाम से जाना गया और इसी के बेस पे हुआ मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। कब हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी वाले दिन भाई। देखो इससे क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पंजाब के ओर से लगभग 3,55,000 सोल्जर गए थे भाई ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में को ब्रिटेन जीत गया था तो इंडियंस को क्या होप थी कि
बहुत सारे जो हार्ड रूल्स हैं उनको सॉफ्ट रूल्स में कन्वर्ट कर देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हार्ड रूल्स को सॉफ्ट रूल्स में कन्वर्ट नहीं किया गया, उसकी बजाय ऐसे ऐसे एक्ट लाए गए इंडिया में, रोलेट एक्ट भाई। अब रोलेट एक्ट को अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हुए भाई। और वहां पे जो पंजाब के गवर्नर थे जनरल डायर भाई, कौन थे? जनरल डायर। जनरल डायर वहां पे पहुंचा और उसने एकदम से बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसके अंदर हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मैसेकेयर्स ऑफ जलियांवाला बाग। ये कब हुआ था? वो बैसाखी का दिन था भाई, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, बाद में ब्लैक जो लॉ है रोलेट एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया था 1921 के अंदर, 1921 के अंदर इसको वापस भी ले लिया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से ही हम याद रखेंगे खिलाफत मोमेंट भाई। खिलाफत मोमेंट 1920 1920 का खिलाफत मोमेंट भाई किसके द्वारा चलाया गया था? खिलाफत मोमेंट अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने तुर्की के फेवर में चलाया था। तुर्की के मुस्लिम्स के द्वारा, इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा एक मोमेंट चलाया गया, इसको हम क्या बोलते हैं? खिलाफत मोमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? खिलाफत मोमेंट। खिलाफत मोमेंट किसके लिए था? खिलाफत मोमेंट तुर्की के लिए था, तुर्की ने चलाया था। तुर्की ने किसके सपोर्ट के लिए चलाया था? जो मुसलमान है भाई, इंडियन मुस्लिम्स ने तुर्की के फेवर के लिए ये चलाया था। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसी तरीके का मूवमेंट इंडिया में और चला, जिसे हम नाम देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था महात्मा गांधी। इसका पर्पस क्या था कि हम विदाउट यूजिंग वायलेंस, एनी वायलेंस, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करेंगे, और हम ब्रिटिशर्स के साथ क्या नहीं करेंगे? कोऑपरेट नहीं करेंगे। उनके किसी भी जो पॉलिसी है, उनकी कोई भी पॉलिसी ब्रिटिशर्स की चल रही है उसके साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये किया गया था। किसके अंदर किया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, महात्मा गांधी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ये था भाई हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड रीडिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। लॉर्ड रीडिंग, या इसको आप लिख सकते हो लॉर्ड रीडिंग। ये वाला रीडिंग भी बहुत बार यूज किया जाता है अभी। ठीक है, ये आपका कब से कब तक था? लॉर्ड रीडिंग जो इंडिया के अंदर आए थे, लॉर्ड रीडिंग 1921 टू 1926, 1921 से 1926 के टाइम पे इंडिया में रहे थे। ठीक है, और इनके टाइम पे क्या हुआ था? इनके टाइम पे सीपीआई 1921 में पार्टी बनाई गई थी, सीपीआई, स्वराज पार्टी 1923। सीपीआई किसके द्वारा बनाई गई थी? एम एन रॉय। स्वराज पार्टी भाई, स्वराज पार्टी 1923 के अंदर बनाई गई थी। चित्तरंजन दास, जिसे आप सीआर दास भी बोलते हो, एंड मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने फॉर्म की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वदेशी पार्टी का निर्माण किया था, स्वराज पार्टी बोलते हैं इसको। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसने बनाई थी? एम एन रॉय ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे एक मोमेंट हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट। कब हुआ था? 1922 के अंदर चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। अब चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ? चोरी चोरा इंसिडेंट के अंदर जो गोरखपुर है, यूपी के गोरखपुर के अंदर एक पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई भाई। भारतीयों ने गुस्से में आके
एंग्री मूड के अंदर क्या किया, ब्रिटिशर के वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसके अंदर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए भी। ठीक है, अब इसके बाद महात्मा गांधी ने दुखी होकर जो अपना उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 में जो स्टार्ट किया गया था, जो बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा था, उसको उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं इसमें वायलेंस को सपोर्ट नहीं करूंगा, अहिंसा पे करूंगा भाई, नॉन वायलेंस पे चलेंगे। वो वायलेंस हुई चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से, तो इन्होंने इस घटना के बाद उसको वापस ले लिया। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से इनके टाइम पे हुआ था काकोरी इंसिडेंट। काकोरी इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन से याद रख लेना आप, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट 1925 के अंदर हुआ। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कब हुआ था, 1925, 1925 के अंदर हुआ। देखिए बेटा, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में क्या हुआ था, जो देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देता हूं, मैंने आपको वैसे जो क्रांतिकारी वाला वीडियो है उसके अंदर आपको बताया हुआ है। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई थी 1924 में। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1924। किसने की थी, साचिंदर सान्याल फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे साचिंदर सान्याल, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। ठीक है, अब उनके टाइम पे जो उस पार्टी में काम कर रहे थे कौन कौन थे भाई, जो इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट क्रांतिकारी जिनको आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके अंदर क्रांतिकारी भावना वाले लोग कौन कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सचिंदर सान्याल, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है उसको लूटा था भाई। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी को चलती हुई एक रनिंग ट्रेन को रोक के चैन पुलिंग के बाद उसको रोका और उससे सरकारी खजाने को लूटा था। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को काकोरी इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। काकोरी इंसिडेंट के नाम से इस इंसिडेंट को जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट और याद रखिएगा बेटा, जो लॉर्ड रीडिंग है इसके टाइम पे 1921 में 1921 के अंदर केरला में एक इंसिडेंट होता है। ठीक है, कहां पे एक इंसिडेंट होता है, केरला के अंदर एक इंसिडेंट होता है, ये आप याद रखिएगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे मोपला रिबिलियन इन केरला। मोपला, मोपला रिबिलियन इन केरला। इसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, मोपला विद्रोह आपका केरला के अंदर हुआ था। अब देखिए मोपला विद्रोह क्या था, मोपला रिबिलियन के अंदर क्या हुआ था, जो केरला के अंदर फार्मर थे, मुस्लिम फार्मर्स, उन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट और हिंदू जमींदारों के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट निकाला था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोपला रिबिलियन। ये कब हुआ था, 1921 के अंदर हुआ था, साल 1921 के अंदर हुआ था। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी घटनाएं किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। ठीक है, इंडिया के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली विद्युत ट्रेन चली थी इंडिया में, मुंबई टू पुणे 1925। भारत में 1925 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ही फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली विद्युत ट्रेन भी चली थी 1925 में। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वॉइस रॉय हैं लॉर्ड इरविन भाई। (1926 to 1931), 1926 से 1931। ठीक है, इनके टाइम पे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए। फर्स्ट तो उनमें से था साइमन कमीशन भाई। साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया भाई, साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, वो इंडिया के अंदर आया भाई। साइमन कमीशन के हेड कौन थे, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन हेड थे किसके थे, साइमन कमीशन के। अब साइमन कमीशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या था, साइमन कमीशन इंडिया के अंदर क्यों आया था, रीज़न क्या था भाई इसका इंडिया के अंदर आने के लिए। जो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, ये उसको चेक करने के लिए आया था।
उसके अंदर जो भी कमियां रही हमारी उसको चेक करने के लिए आया था। 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, उसी को चेक करने के लिए आया था। अब इसके अंदर इंडियंस इसके अगेंस्ट थे, इंडियंस इसके अगेंस्ट थे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे। इसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स कौन थे भाई? सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे जो इसको चेक करने के लिए आए थे। अब साइमन कमीशन को अपोज करते हुए इंडिया के एक लीडर की डेथ हो जाती है जिसका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? डेथ। जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पीएनबी बैंक के फाउंडर भी हैं ये, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर हैं और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाहौर के अंदर अपोज किया, किसको अपोज किया? लाहौर के अंदर साइमन कमीशन को, उसको विरोध किया और विरोध करते टाइम इनके सिर में लाठियां लगी। आप सब इस स्टोरी को जानते हो और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई भाई। अब लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए, मृत्यु का बदला लेने के लिए जो क्रांतिकारी थे भाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1928 के अंदर ही मारा भी। किसको मारा? सॉन्ड्रस को मारा। ब्रिटिश जो एक पुलिस ऑफिसर थे, सॉन्ड्रस की हत्या कर दी भाई। किसके लिए? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। तो ये घटना हुई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर ही एक्सट्रीमिस्ट इंडियंस में से जो इंडियन रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बम फेंका। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बम फेंका था भाई, लेकिन किसी को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। और बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी भी दे दी गई भाई। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी भी दे दी गई। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर लॉर्ड इरविन से रिलेटेड पूछा जाता है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो इरविन के टाइम पे जो गांधी से रिलेटेड है, चाहे उसमें दांडी मार्च है या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए, लॉर्ड इरविन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? लॉर्ड इरविन के टाइम पे फर्स्ट बटलर कमीशन आता है, एक बटलर कमीशन आता है 1927, बटलर कमीशन। बटलर कमीशन भाई, जिसके हेड कौन थे? रिचर्ड बटलर जिसके हेड थे। अब बटलर कमीशन से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? बटलर कमीशन इंडिया में कब आया था? 1927। बटलर कमीशन का टारगेट क्या था इंडिया में? देखो, इंडिया के अंदर दो तरीके के स्टेट्स थे भाई, एक तो ब्रिटिश प्रोविंस थे, दूसरे कौन से थे? दूसरे प्रिंसली स्टेट थे। तो ब्रिटिश प्रोविंस थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके आपस में कैसे रिलेशन है, कैसे रिलेशन ये मेंटेन किए हुए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस चीज को जानने के लिए कमीशन इंडिया के अंदर आया था, जिसे हमने नाम दिया था बटलर कमीशन। क्या नाम दिया था भाई? बटलर कमीशन। बटलर कमीशन 1927 एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के अंदर बहुत बार इसको पूछा जाता है। इसी तरीके से नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही एक नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी भाई? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928। इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला गया था और मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। इंडिया अपने बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है या नहीं, ये बोला था ब्रिटिशर्स ने, और मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था जिसे बाद में किस नाम से जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट। इसी तरीके से 1930 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कौन से सेशन में की थी पूर्ण स्वराज की मांग? 1930 के अंदर लाहौर सेशन, कांग्रेस का लाहौर सेशन भाई, ठीक है। 1929 में ये सेशन हुआ था, 1929 का लाहौर अधिवेशन, लेकिन 1930 में कौन सी मांग की थी? कंप्लीट स्वराज। 26 जन 1930, रावी नदी, रावी रिवर के बैंक पे भाई, ठीक है। लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही गांधीज दांडी मार्च, गांधी की दांडी यात्रा भी किसके टाइम पे हुई? 1930 के अंदर। ये भी आपके गांधी की दांडी यात्रा भी किसके टाइम पे हुई थी? ये भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई थी।
लॉर्ड इरविन से वो फैक्ट भी याद रखिएगा कि जब इंडिया के साथ उन्होंने टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया की तरफ से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में करेंगे, ना ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लॉर्ड इरविन से ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो कि 1930 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश वायसराय के बीच में समझौता होता है जिसे 1931 का गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी ने इंडिया की तरफ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इंटर किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना भाई। ठीक है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट 1930, जो महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, वो इसके बाद क्या कर दिया था? खत्म। 1930 में दांडी मार्च के बाद अपने साबरमती आश्रम से चलेंगे, दांडी मार्च यात्रा शुरू करेंगे और उसके बाद वो एक आंदोलन चलाएंगे जिसे सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उस सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को भी वो खत्म कर देंगे जब उनका किसके साथ समझौता होगा? इरविन के साथ। इसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानेंगे। गांधी इरविन पैक्ट कब होगा? 1931 के अंदर होगा। 2 बार ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सी बातों के ऊपर उनका एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा और एग्रीमेंट ना होने की वजह से फिर दोबारा से वो क्या करेंगे? सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनके इसके बाद लोगों में इतनी पॉपुलैरिटी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को लेकर नहीं रहेगी। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट वाइसरॉय की लिस्ट में आपका सेकंड वीडियो था। इसके बाद थर्ड वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज भी इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए, कुछ पॉइंट्स और रह गए। 2 से 3 वाइसरॉय के बारे में हमने और पढ़ना है, उनके बारे में भी हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे, कंप्लीट जिक्र उनका करेंगे। पढ़ते रहिए PDF से और अपने प्रैक्टिस सेट करते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।